नमस्कार। देखिए, बीएड में आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें सामान्य जानकारी का 40 प्रश्न रहता है, जो 40 नंबर का पूछा जाता है। इन 40 प्रश्नों का एक सीरीज़ लाए हैं और हिंदी का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं। वो भी 15 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बीएड में जब एडमिशन लीजिएगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उसमें 15 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का जीके पूछा जाता है। हम सिलेबस इससे पहले बता दिए हैं। सिलेबस का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं कितना नंबर का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। देखिए, सामान्य जानकारी में 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 नंबर का रहता है, ठीक है। और 40 क्वेश्चन का ये सीरीज लाए हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो फिर 40 क्वेश्चन का एक सीरीज लाए हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, ये पुस्तक जो है ऑप्शन में है सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन 2 है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है स्टीवन डब्ल्यू हॉकिंग्स, ऑप्शन सी है सर सीवी रमन। देखिए, ये लिखा गया था ऑप्शन सी स्टीवन डब्ल्यू हॉकिंग्स के द्वारा। ये 1988 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इस पुस्तक में जो बताया गया था द बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें बताया गया था ब्रह्मांड की कैसी उत्पत्ति हुई, और ब्लैक होल्स के बारे में बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। कलकत्ता शहर जो है कितने ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1690, ऑप्शन बी है 1639, ऑप्शन सी है 1693, ऑप्शन डी है 1689। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर को बसाया गया था। किसने बसाया था? जॉब चौबार्क ने, याद रखिएगा, जॉब चौबार्क ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखते, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया था। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, ये ऑप्शन में है फिलिक्स डी हार्ले, हेनरी हैकिंग, जजरिया जॉनसन, ऑप्शन डी है हंस जॉनसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिक्स डी हार्ले ने बैक्टीरियोफेज का शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, एची टारगेट संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा। देखिए, एची शब्द जो है ये वनों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। इसका संरक्षण लक्ष्य विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन में है 2030, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2050, ऑप्शन डी है 2040। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 तक में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि 2022 चल रहा है, अभी 2020 तक ही इसका लक्ष्य था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है। इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है वनवर्धन, ऑप्शन बी है मछली पालन, ऑप्शन सी है जैविक संपोषित कृषि, ऑप्शन डी है सदाबहार क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक संपोषित कृषि के द्वारा यह आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है बागवानी, ऑप्शन बी है रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी है सब्जियों की खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब्जियों की खेती। देखिए, इसको इंग्लिश में इसका यदि पूछा जाएगा इंग्लिश में तो इसको ओलरी कल्चर याद रखिएगा, ओलरी कल्चर, ठीक है।
ओलरीकल्चर के रूप में इसको सब्जियों के बैगन और रसोई के लिए जो उपजाते हैं वो उसको ओलरीकल्चर कहते हैं। देखिए मधुमक्खियों का पालन जो होता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। और रेशम का जो होता है रेशम का उत्पादन और नहीं बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है और रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? अभी नया राजधानी बनाया गया है श्रीरंगवर्धनपट्टनम, ठीक है। उससे पहले कहाँ था? ऑप्शन में है सिलोन, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है कैरी, ऑप्शन डी है अनुराधापुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन में राजधानी थी अनुराधापुरम में श्रीलंका की, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए जवाहर पोर्ट डैश में स्थित है। भारत जो 1915 से यह काम स्टार्ट किया था जवाहर पोर्ट, ये किस देश में स्टार्ट किया है, इससे किसको किसको लाभ होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो देखिए जवाहर पोर्ट जो है ईरान में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ईरान में। यह 2015 ईस्वी में यह शुरुआत किया गया था। इससे अफगानिस्तान, ईरान और भारत को इससे फायदा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि को देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है? ये सब जितना हम बताएं ऊपर में ये सब कहाँ देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन में है ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे वर्षा 1000 से 1500 के आसपास में मिलीमीटर में वर्षा होती है, जहाँ और सालों भर होती रहती है, जिसमें घना वृक्ष वगैरह सब उग जाते हैं। ये सब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन में दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र आयोजित देश में किया गया था। देखिए ये कहाँ किया था? ऑप्शन में है कोटोविस पोलैंड, ऑप्शन बी है कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, ऑप्शन सी है क्योटो जो जापान में है, ऑप्शन डी है मोन्ट्रियल कनाडा। कहाँ गया था? ऑप्शन ए कोटोविस पोलैंड में ये इसको सम्मेलन का आयोजित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्वस्थ उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक लाया गया था अर्थव्यवस्था में। देखिए इसी में लाया गया था हरित क्रांति। ये तृतीय पंचवर्षीय 1961 से 66 तक चला था। ठीक है, इसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला डैश में शुरू किया गया था। देखिए भारत में जो है ये गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन में है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, जो शुरुआत हुआ था 1969 से 74 के बीच में। ठीक है,
इसी में बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था और गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 को हम समझा देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ठीक है, ऑप्शन में आर्टिकल 1, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51। देखिए ये सब जो है ना, ये ऑप्शन मिसमैच है। ठीक है, तो इसमें आप सातवीं अनुसूची में ये चीज़ बताया गया है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का मतलब बंटवारा किया गया। सातवीं अनुसूची याद रखिएगा। ठीक है, अनुसूची पूछा जाएगा, आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सातवीं अनुसूची, संघ सूची, संवर्ग सूची, राज्य सूची। ठीक है, इसमें है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? वेल्स की राजधानी कौन है? ऑप्शन में है कार्डिफ, ऑप्शन बी है एडिनबर्ग, ऑप्शन सी है डबलिन, ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डिफ है वेल्स की राजधानी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए का राजधानी है, जो किस नदी पर बसा हुआ है? ऑप्शन में है हडसन, ऑप्शन बी है पोटो होगा पोटोमैक, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है कोलोराडो। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ, यूएसए का राजधानी है। कब अपनाया गया था? 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रथम वहाँ के राष्ट्रपति जो वाशिंगटन उसी के नाम पे ये सिटी का नाम रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो अभी जो हुआ है उसका मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन में है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस, ऑप्शन बी जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू, ऑप्शन सी इथोपिया के राष्ट्रपति साहले वर्क जेरे, ऑप्शन डी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो इस 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बुद्ध जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में था? ऑप्शन में है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है संस्कृतिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पाली भाषा में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ, सबसे अधिक पूछा जाएगा तो श्रावस्ती, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था? दिल्ली सल्तनत जो है किसके आक्रमण से वास्तव में समाप्त हो गया था? ऑप्शन में है चंगेज खां, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था, तुगलक वंश समाप्त हो गया था। ये 1391 ईस्वी के आसपास में ये आक्रमण किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कौन कराया था? ऑप्शन में है इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुलू कुतुब शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कुलू कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1591 ईस्वी में। ठीक है, एक याद रखिएगा इसका ऊंचाई कितना है? 48.7 मीटर, याद रखिएगा। इसमें जो है सीढ़ी जो है याद रखिएगा 149 सीढ़ी है, घुमावदार सीढ़ी है। ठीक है, कौन किया था? कुलू कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। इसका ऊंचाई है 48.7 मीटर, इसमें 149 सीढ़ी है। यदि इतना क्वेश्चन आता है तो आप बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए बंगाल में पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, इसी ने सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया था बंगाल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश सत्र में गाया गया था। वंदे मातरम जो है पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस में कब गाया गया था? ऑप्शन में 1886, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी है 1896, ऑप्शन डी है 1904 ईस्वी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष जो कर रहे थे रहीमतुल्ला सियानी थे। रहीमतुल्ला सियानी, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1896 जिसका अध्यक्ष था रहीमतुल्ला ने कर रहे थे। इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने थे। मोहनदास करमचंद गांधी पहले इसका नाम था, किस सत्याग्रह के बाद उसको महात्मा का उपाधि मिला था? ऑप्शन में है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी है 1919 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इनको मिला था महात्मा का उपाधि। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था नील के विरोध में, 3 कठिया थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, इसी का नेतृत्व, कुशल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया था? देखिए, भारत जो है फ्रांस से कौन कौन सा जगह लिया था? जो भारत में ही वो राज कर रहे थे, लगभग 138 साल तक भारत में फ्रांस ने राज किया था इस जगह पे। तो ऑप्शन में है यानाम, ऑप्शन बी है माहे, ऑप्शन सी है कराईकल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है अधिग्रहण किया था फ्रांस से भारत ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये तीनों की राजधानी जो है पांडुचेरी होती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या कारण है? ऑप्शन में है धन की आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी है उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन सी है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन डी है धन की आपूर्ति में कमी और उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट की वजह से मुद्रास्फीति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है परिकल्पना, ऑप्शन सी है विधि, ऑप्शन डी है परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिकल्पना वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य रूप से क्या काम होता है? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी है आत्मसत्त्यकरण, ऑप्शन सी है वसा का पाचन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखिए, बड़ी आंत का जो है जल और कुछ खनिज लवण का अवशोषण करती है। ठीक है, बड़ी आंत का। तो ये ऑप्शन ए अवशोषण इसका आंसर हो। जल और, यदि पूछा जाएगा खनिज लवण, जल और कुछ खनिज लवण का, ठीक है, अवशोषण करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि ऑप्शन में है सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को, ऑप्शन ए है सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं,
ऑप्शन सी है बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय आवेश उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी है पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन को जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है अम्ल वर्षा का 4 होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कौन अम्लीय वर्षा को खोजा था? ये रॉबर्ट एक स्मिथ ने रॉबर्ट एक स्मिथ 1858 ईस्वी में इसको बोला गया था कि अम्ल वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए, ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है। ऑटोट्रॉफिक जीवों में कौन सा शामिल? जीवाणु और वायरस। ऑप्शन बी है जीवाणु और कवक। ऑप्शन सी है हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ऑप्शन डी है हरे पौधे और समस्त जीवाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो है ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है। पानी में जो अल्कोहल घुल जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है अल्कोहल का कम घनत्व। ऑप्शन बी है अल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति। ऑप्शन सी है आयनीकरण। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पानी में जो अल्कोहल घुल जाता है, ये ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर आधात्विक लक्षण है? गैर आधात्विक मतलब नॉन मेटल का लक्षण है, नॉन मेटल का। ऑप्शन है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है कार्बन। ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन में नॉन मेटेलिक पावर लक्षण ज़्यादा होते हैं फ्लोरीन में। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वजह क्या है? ऑप्शन ए है रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन बी है सर सीवी रमन के जन्मदिन दिवस पर। ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। ऑप्शन डी है सर सीवी रमन के द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए, एमआरआई का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है चुंबक रेजोनेंट इमेजिंग। ऑप्शन बी है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ऑप्शन सी है चुंबकीय रडार इमेजिंग। ऑप्शन डी है चुंबक रेडियल इमेजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, ये जो शरीर के अंदर वाला भाग का फोटो खींचता है। एमआरआई चेक भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश में होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस आइडेंटिटी। ठीक है, एमआरआई का होता है रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, जो शरीर के अंदर का भाग वाला फोटो दिखाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, गन मेटल में शामिल, गन मेटल किससे बनता है? देखिए, ऑप्शन ए कॉपर का 60%, लीड का 40%। ऑप्शन बी है कॉपर का 80%, लीड का 20%। ऑप्शन सी है कॉपर का 70%, लीड का 30%। ऑप्शन डी है कॉपर का 90%, लीड का 10%। देखिए, गन मेटल जो बनता है, अब याद रखिए, कॉपर 90% रहता है, SN 8% रहता है और जिंक 2% रहता है। ठीक है, तो जिंक का नहीं दिया है, 10% लीड ही दिया है, तो ऑप्शन डी मार के आप आ सकते हैं, ये राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए है वाष्प के लिए पानी का उबलना। ऑप्शन बी है तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी है पानी में नमक का विघटन। ऑप्शन डी है तरलकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। तो ये भौतिक परिवर्तन कौन सा है? ऑप्शन डी, तरलकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन जो है रासायनिक अभिकरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, थोड़ा बताते हैं पेट्रोलियम गैस क्या होता है। ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का ये LPG गैस मिश्रण होता है, जो हम घर में घरेलू यूज में लाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए भी कहते हैं, डैश नहीं रखता है। ये डीएनए में डैश नहीं रखता, डैश नहीं होता है। ऑप्शन में है एडेनिन, ऑप्शन बी है यूरासिल, ऑप्शन सी है गुआनिन, ऑप्शन डी है थाइमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरासिल नहीं रखता, ये आरएनए रखता है, आरएनए। ठीक है, ये बाकी 3 डीएनए में होता है। एक जोड़ लीजिएगा नाइट्रोजन भी, ये तीनों जो है ये मतलब न्यूक्लियस में ये चीज़ होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए, डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्म का निर्माण होता है। ऑप्शन में है विखंडन, ऑप्शन बी है अर्धसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन सी है सूत्रीय विभाजन, ऑप्शन डी है एमाइटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्म निर्माण नहीं होता है। देखिए, अर्धसूत्रीय जो है ना, इसका अर्धसूत्रीय का खोज किसने किया था? वीजमैन ने किया था, वीजमैन ने किया था। इसका मतलब शुरुआत खोज किया था, मगर इसका विस्तृत जो है ना मतलब अध्ययन तो किया था स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर याद रखिएगा, खोज किया था वीजमैन, मगर मतलब पूर्ण रूप से अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? ऑप्शन में है विटामिन ए और डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई और के, विटामिन सी है ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन सी। देखिए, पानी में घुलनशील ये विटामिन नहीं है और शरीर में स्टोर भी ये विटामिन नहीं होता है। अब प्रत्येक दिन ये विटामिन लेना पड़ता है, और ये बाकी जो विटामिन होता है ये सब शरीर में स्टोर रहता है, और अब ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आर्कियोस्टोपिक्स जीवाश्म अवशेष डैश के बीच की एक कड़ी है। तो ये किसकी कड़ी है? तो सरीसृप और स्तनधारियों की, ऑप्शन ए सरीसृप और पक्षी का, ऑप्शन सी मछलियों और उभयचर का, ऑप्शन डी उभयचर और सरीसृप का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरीसृप और पक्षियों का जो है ऑक्टोपस जीवाश्म का अवशेष बीच का एक कड़ी है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। ठीक है, तो आप लोग कैसा लगता है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, उसके लिए चैनल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।